फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद योगेश। जैसा कि इस चैप्टर को हम लोगों ने आधे पार्ट को इसके पहले कर चुके हैं, तो अब हम इसको फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जड़ और पत्तियों के सॉरी तना और पत्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जड़ और फूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जड़ इसके बारे में क्या दिया है इसमें। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखें। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है, ऊपर जैसे इस चित्र में पूछ रहा है। इस बुक के दो पात्र हैं, बूझो और पहेली, जो इसमें से पूछ रहा है कि ये लोग कौन सही तरीके से जल दे रहे हैं। इसमें कि पहेली पौधे के जहाँ से वो निकलते हैं वहाँ पर पानी दे रही है, या जड़ वाले पार्ट में पानी दे रही है, और जो बूझो है उसके तने पे पानी दे रहा है, जो कि निरर्थक है। इसका वो जल अवशोषित नहीं कर पाएंगे और ये जल को आसानी से अवशोषित कर लेगा। तो हम अब इसमें कुछ खास है नहीं, हम आगे एक्टिविटी 6 देखते हैं। एक्टिविटी 6 में क्या है। एक्टिविटी 6 में जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि पहले हम दो एक ही प्रकार के पौधों को लेंगे, फिर उनको आसानी से मतलब उखाड़ लेंगे। एक जड़ को काट देंगे और एक की जड़ को वैसे ही लगा देंगे। जैसा कि ये देखिए, इसमें जड़ है, उसमें जड़ नहीं है। फिर इसको समान रूप से पानी देते रहेंगे कुछ दिन तक। फिर इसमें देखेंगे कि कौन बढ़ रहा है या कौन वृद्धि कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे जड़ों को जैसा कि काट के लगा देंगे। तो फिर दोनों पौधों को नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान सकते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए इस क्रियाकलाप को करें। जैसा कि इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि जो जड़ को जब पानी देते रहते हैं, तो जिस पौधे में जड़ है तो वो प्रोग्रेस करता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा, और जिसमें नहीं है वो मुरझा जाएगा। तो जड़ का एक कार्य हो गया पानी को पहुंचाना। एक्टिविटी 7 में हम देखते हैं आवश्यक सामग्री। इसमें है मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल। इसमें हम क्या करेंगे, 2 कटोरियों के लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए और एक कटोरी में 3-4 चने के बीज, दूसरे में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए और जब तक बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद न हो जाए, एक सप्ताह बाद इसे खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अब हम पहले 2 बीजों को ले लेंगे, उनको फिर कुछ दिन तक अंकुरित करने के लिए उनको भिगा के रखेंगे रुई से ढक के, और रुई को हमेशा भिगाए रहेंगे। तो फिर वो अंकुरित हो जाएंगे, नवोद्भिद हो जाएंगे। तो अब आगे देखते हैं, क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींचा जा सकता है? कुछ दिनों पश्चात जब उसे हम वापस खींचेंगे रुई को, वो आसानी से क्या निकल पाता है? आखिर क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि उसमें जो नवोद्भिद है, अंकुरित है, वो अंकुरण है, वो निकल आता है बाहर और उसमें फंस जाता है। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। जैसे कि चने को देखिए, रुई में फंस गया है, वो वृद्धि करना शुरू कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं। आसानी से उन्हें मिट्टी से खोद कर निकालना पड़ता है। जैसे क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, इन्हें मिट्टी से खोद कर निकालना पड़ता है। यह पौधों को मिट्टी से मजबूती से जमाए या जकड़े रहते हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों को स्थिरक कहा जाता है। जब वो पौधों को मिट्टी में जमाए रखते हैं तो उन्हें स्थिरक कहा जाता है। तो हम आगे देखते हैं। आपने देखा कि तने एवं पत्तियों की विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता पाई जाती है? क्या ये भी कई प्रकार के होते हैं? तो इसको देखने के लिए हम आगे देखते हैं। एक्टिविटी 8। इसमें जैसे कि इस एक्टिविटी में यही बताया गया कि आप मक्के जो अंकुरण हुआ है और जो चने का अंकुरण हुआ है, इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इन दोनों की जो अंकुरण है या नवोद्भिद है, क्या एक ही जैसे ही है? तो बस इसमें यही एक्टिविटी में है, इनको ध्यानपूर्वक देखिए और इनको इसमें भरिए कि ए वाला कौन सा पार्ट है, ए कौन सा है। जैसे ए इसमें हो गया क्या, मक्का हो गया, और बी चने का अंकुरण। एक्टिविटी 9 देखते हैं।
खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों को मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें एक तरह हैं? इन्हें आगे के चित्र में देखते हैं। हम बाहर जाएं, कई खरपतवार को उखाड़ें तो उनके जब जड़ों को देखते हैं, क्या सभी की जड़ें एक जैसी होती हैं? नहीं, इनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे यहाँ पे 2 प्रकार की जड़ें दिख रही हैं। जैसे ये मूसला जड़ है, जैसे इसे बोलते हैं टैप रूट, और ये है ये रेशेदार जड़ है, इसे फाइब्रस रूट बोलते हैं इंग्लिश में। अब इनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 में दिख की तरह हैं, उसका मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। ये जो जड़ होती हैं, ये जो टैप रूट है, इसमें एक मुख्य जड़ होता है और उसमें से कई थी पार्श्व जड़ें ऐसे निकली रहती हैं। उससे जैसे ये फर्स्ट पार्श्व जड़, सेकंड पार्श्व जड़ इसी प्रकार से निकली रहती हैं। और जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 की बी के समान है, उनमें मुख्य जड़ नहीं होता, सभी जड़ों एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। और जिन पौधों की जड़ें इस प्रकार से होती हैं, उनमें मुख्य जड़ नहीं होता, उसमें सिर्फ जड़ ऐसे ऐसे वहीं पे रेशेदार भाग में निकल जाता है, उन्हें रेशेदार जड़ बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ी के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों का समूह ए तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार है, और समूह बी की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार है। अब आपने जिन पौधों को देखा है कि वो किस प्रकार से उन्हें जड़ें हैं, अब उनको अलग अलग उनका कॉलम बनाइए और उनमें देखिए कि उनमें जो सिरा विन्यास है वो कैसा है, एक जैसा है, या मतलब जिन पौधों में रेशेदार हैं, रेशेदार जड़ है, उसमें किस प्रकार का सिरा विन्यास है, और जिसमें मूसला जड़ है उसमें किस प्रकार का रेशेदार है, वो है सिरा विन्यास है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास एक जड़ के प्रकार के सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? अभी क्या होता है कि जैसे जितनी भी जिनमें टैप रूट होता है, उन्हें आप बिना देखे बता सकते हैं कि इसमें टैप रूट है, क्योंकि उनके सिरा विन्यास को देखकर। जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, उसमें टैप रूट होता है, उसमें मूसला जड़ होती है। जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, जालिका रूपी मतलब आपने क्या समझा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, जो पत्ती होगी उसमें एक बीच में होगा विन्यास, वेन होगी, और उसमें कई पार्ट ऐसे निकले रहेंगे, उसमें जाली के रूप में बटा रहेगा, तो वो क्या हुए, वो जालिका रूपी सिरा विन्यास हुए। तो टैप रूट में जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। और जो रेशेदार जड़ होती है, फाइब्रस रूट होता है, उसमें हमेशा पैरेलल वेनेशन पाया जाता है या समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। उसमें कैसा रहेगा, उसमें ऐसे मतलब समांतर जो उसमें सिराएँ होंगी निकली रहेंगी। तो आप पत्तियों को देखकर बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। यहाँ पे जैसे CRD 7.2 में आप उनका कुछ पौधों के नाम लिख सकते हैं। हमने देखा कि जड़ों से मिट्टी के जल का अवशोषण करती हैं। देखा कि मिट्टी से जल का अवशोषण करते तथा तना जल एवं खनिज की पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। तना उनको अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियाँ भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार के कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। आगे जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं कि तना जो होता है वो जल खनिज को पत्तियों के और अन्य भागों तक पहुँचाता है। जो जड़ें हैं वो जल को अवशोषित करके जड़ तनों द्वारा ऊपर भेजती हैं। इन सबका अपना अपना कार्य है। पत्तियाँ भोजन बनाती हैं।
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? जैसा कि चित्र में दिखा दिया है, तना दो तरफा कार्य कैसे करता है। जैसे तना जब उसको वो जब जड़ जो है वो पानी या जल अवशोषित करेगा तो तना ही उन्हें ऊपर भेजता है, पत्तियों तक या सभी अन्य पार्ट में ऊपर भेजता है। और जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं तो वो ही तो तने द्वारा ही वो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जैसे यही दिया है इसमें चित्र में, लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब हम जड़ के बारे में जान चुके हैं, अब हम पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। गुलाब के पौधों के 3 आरेख चित्र 7.19 ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिया गया है, पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? जैसे कि सभी पौधों के पुष्प अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ के चटकीले होते हैं, कुछ कम चटकीले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। और जैसा कि हमें ये देख के बताना है कि कौन सा हमें देखने में ज़्यादा आसान पड़ेगा गुलाब के भाग को। पत्ती विहीन देख के जैसे इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, पत्तियों को देख के एक बार हम समझ सकते हैं, फूलों को देख के हम कन्फर्म समझ जाएंगे गुलाब है। और कुछ पुष्पों का अध्ययन करें और आगे कुछ ऐसे पौधों को लेकर हम उनके पुष्पों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का, आम, अमरूद, इन सब की। अब हम आगे देखते हैं। एक्टिविटी 10, आवश्यक सामग्री: एक पुष्पकलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। इन सब चीज़ों को लेकर हम यह एक्टिविटी करते हैं। चित्र 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। जो चित्र है इसको ध्यान से देखते हैं। ये पंखुड़ियाँ हैं। पंखुड़ियों को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये एक एक इसमें कई पंखुड़ियाँ, एक फूल में कई पंखुड़ियाँ रहती हैं। कुछ में क्लियर मतलब रहता है कि 5 रहती हैं, किसी में 6 रहती हैं, जैसे गुलाब में बहुत सारी हैं। और ये क्या है? ये जो नीचे हरा वाला भाग है ये बाह्यदल है। बाह्यदल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। खिले हुए कुछ पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। ये ऊपर वाला भाग पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली की प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देगा? इसे बाह्यदल कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब ये कली के रूप में रहती हैं तो बाह्यदल द्वारा ये पंखुड़ियाँ ढकी रहती हैं। जो बाहर हरी हरी हैं ये बाह्यदल हैं। और जब पुष्प पूरा बन जाता है तो वो नीचे लटक जाती हैं। उन्हीं के आधार पे पंखुड़ियाँ ऊपर दिखती रहती हैं। अब हम पुष्प के बाह्यदल और पंखुड़ियों को भली बात अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप किसी पुष्प को लेकर उनके बारे में देख के उनका अवलोकन करके ये इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। किसी पुष्प में इनमें कितने बाह्यदल होते हैं, कितने उसमें कैलिक्स होते हैं? क्या कोई पुष्प लीजिए, उसके नीचे देखिए जो हरे हरे पार्ट हैं उसमें कितने कैलिक्स होंगे? क्या ये आपस में जुड़े अथवा स्वतंत्र होते हैं? ये दोनों प्रकार से होते हैं। कुछ में स्वतंत्र होते हैं और कुछ में जुड़े रहते हैं। बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं? जिन पुष्प को लीजिए उनमें देख के आप बता सकते हैं। ज़्यादातर बाह्यदल होती जो हैं वो हरे रंग की होती हैं, लेकिन पंखुड़ियाँ भिन्न रहती हैं सभी पौधों में। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? आपने जो फूल लिया उसमें कितनी पंखुड़ियाँ हैं? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? ये भी कई प्रकार, कुछ में जुड़ी होती हैं और कुछ में स्वतंत्र होती हैं। क्या जुड़े हुए बादल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? क्या जो आपने फूल लिया है उनकी बादल और पुष्प पंखुड़ियाँ एक जुड़ी हैं या अलग अलग हैं? इनका अध्ययन करते हैं।
अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्प के अध्ययन संबंधी परीक्षण 7.3 में देखिए। अब अध्ययन 7. इनको देखते हैं। जैसे गुलाब का पौधा, इनके बादलों, जैसे आप कोई सारणी बना सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं इनके आधार पर। जैसे गुलाब ले लिया, इनके बादलों की संख्या अनेक रहती है। पंखुड़ियाँ, रंग, उनका रंग 5, पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या, पंखुड़ियों की संख्या 5 है, उनका रंग गुलाबी है। इस प्रकार से इसे पूरा कर सकते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने परीक्षण सारणी में इस सारणी को लिखिए। जो भी आप फूल लेंगे उसका इस सारणी में भरिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा स्वतंत्र हो। जब पंखुड़ियाँ स्वतंत्र होंगी तो हम उन्हें अच्छे तरीके से देख सकेंगे। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर पुष्प के आपको आंतरिक रूप का अध्ययन करना है तो आप कोई पुष्प लीजिए, उसको काट के अध्ययन कीजिए। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। अब जैसा कि यहाँ चित्र में दिया गया है 7.2 में, आप पंखुड़ियों को हटा देंगे तो उसके अंदर ऐसी संरचना दिखाई देगी जिसमें कि ये परागकोश है। परागकोश मतलब इनको इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। ये पुंकेसर है। पुंकेसर को स्टेमेन बोलते हैं। और ये स्त्री केसर है। स्त्री केसर मतलब ओवरी। ये कई भागों में होते हैं। इनके भी कई भाग होते हैं जिनको हम आगे अध्ययन करते हैं। ये पुष्प के मेन भाग हैं। प्रकार के पुंकेसर हम यहाँ से देखते हैं। चित्र 7.23 की ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाइए, उसमें नामांकित कीजिए। अब किसी पुंकेसर को उसमें से निकाल के आप उनका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। जो पुंकेसर होते हैं वो 5 होते हैं, कई 4 या 5 होते हैं, 6 होते हैं कई बार। और जो स्त्री केसर होता है वो हमेशा 1 होता है। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। चित्र 7.2 में आगे जैसे दिया, पहले हम पुंकेसर के भागों को देख लेते हैं। जैसे ये हमारा परागकोश है। परागकोश अर्थात एंथर बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये फिलामेंट है या तंतु है जिसके ऊपर ये परागकोश लगा रहता है। ये हमारे पुंकेसर के भाग हैं, स्टेमन के भाग हैं। अब हम आगे देखते हैं स्त्री केसर के भाग कौन कौन से हैं। स्त्री केसर के ऊपर वाला भाग जो है वो स्टिग्मा है अर्थात वर्तिकाग्र है। और ये जो बीच का भाग है जिसके ऊपर वर्तिकाग्र लगा है वो वर्तिका है। और ये ओवरी वाला पार्ट है, अंडाशय है। और वर्तिका को क्या बोलते हैं? वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं। स्त्री केसर के ये निम्न भाग हैं। अब अंडाशय के या अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम आगे अध्ययन करेंगे। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपने जो पुष्प लिया है उसके स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। एक्टिविटी 11 में देखते हैं। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। इसे यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। चित्र 7.25 एवं A-B को ध्यान से देखिए। इसके डीप अध्ययन के लिए इसे हम काटते हैं। अंडाशय के एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। एक अनुप्रस्थ काट काटिए, एक अनुदैर्घ्य काट काटिए। जब आप अनुप्रस्थ काट काटेंगे तो आपको वो 4 भागों में डिवाइड दिखाएगा। और जब अनुप्रस्थ काटेंगे तो 2 अलग भागों में निकल जाएगा खड़ी काटने पे।
जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा अंडाशय का पार्ट है, ये है बीजांड। बीजांड देखिए, अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 बीजांड दिखाई देंगे, जिसे ओव्यूल बोलते हैं। ये अंडाशय के अंदर का पार्ट है, आंतरिक संरचना का अध्ययन है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक सेक्शन या प्रत्येक काट पर जल की बूंदों को रखिए, जिससे ये जल्दी सूखेंगे नहीं। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे बीजांड कहते हैं, जैसे मैंने ऊपर दिखाया। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों की अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाएं और अध्ययन करें। अब और पुष्प जानने के लिए आप कोई और जानकारी लेने के लिए कोई पुष्प लेके उनका अध्ययन कर सकते हैं। क्या अब आगे यहाँ से देखते हैं, क्या सभी पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या सभी में एक जैसी संरचना पाई जाती है, ये इसमें बोल रहा है। लेकिन सभी पुष्पों में अलग अलग संरचनाएं होती हैं। क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? कई फूल मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी की अलग अलग संरचनाएं होती हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिसमें बादल और पंखुड़ी समान होते हैं? ऐसे भी पुष्प होते हैं। क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बादलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? हाँ, किसी में 4 होती हैं पंखुड़ियाँ, किसी में 6 होती हैं, और उनके बादल 4 या 6 हिसाब से, 5 के हिसाब से निकले रहते हैं। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। जी हाँ, आपने पत्ती तथा तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों के संरचना का अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में पूरे जड़, तना, पत्ती, फूलों के बारे में अध्ययन किया है, और बचे हुए भागों को हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर में हमने जो प्रमुख प्रमुख शब्द उपयोग किए उनके बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आरोही आरोही क्या था? आरोही हमने देखा था शुरू में, आरोही पौधे होते हैं जिसे क्लाइंबर्स बोलते हैं। जो पौधे किसी की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं, उन्हें आरोही पौधे बोलते हैं। संवहन मतलब जब तने के द्वारा जल का पत्तियों तक संवहन होता है, ऊपर पहुंचाया जाता है, वो संवहन है। विसर्पी लता क्या है? ये भी एक प्रकार का पौधा है, जिनके तने कमज़ोर होते हैं और जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, वो नीचे ही रेंग के बढ़ने लगते हैं, वो विसर्पी लता पौधे हैं। रेशेदार जड़, जब जड़ों को हमने पढ़ा था तो 2 प्रकार की जड़ें थी। एक रेशेदार जड़ था जिसे फाइब्रस रूट बोलते हैं, जो कि पौधों के जैसे अगर ये निकला है, पौधा है, तो यहाँ की जड़ें यहीं पे कई भागों में निकल जाती हैं, बट जाती हैं। अब साग के जैसे हम देखें पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मेनली 3 प्रकार के थे, जिसमें से एक साग था। साग क्या था? छोटे कमजोर कोमल पौधे को साग कहते हैं। जो छोटे एवं कमजोर होते हैं उन्हें साग पौधे बोलते हैं। पार्श्वजड़ क्या था? जैसे हमने शुरू में देखा था, जो जड़ें होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक जड़ होता है हमारा मूसला जड़ या टैप रूट, उसमें एक मेन रूट रहता है, उससे कई जड़ें निकली रहती हैं छोटी छोटी, ये होती हैं पार्श्वजड़। और मध्य सिरा का था, जब हम लोगों ने पत्तियां देखा था, उसमें एक मेन मध्य सिरा थी, ये जो एक मेन थी जिससे कई और सिराएं निकली थी, इसे मध्य सिरा बोलते हैं। अब सिरा विन्यास, अब जो पत्तियां होती हैं उसमें जो वेन होती हैं, सिराओं का विन्यास जो होता है। अब ये जो पत्तियां हैं इसमें जो सिराएं हैं, इनका जो विन्यास है, इन्हीं को सिरा विन्यास बोलते हैं। बीजांड क्या है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो ओवरी होता है उसके अंदर बीजांड पाया जाता है। और समांतर सिरा विन्यास क्या है? समांतर सिरा विन्यास मतलब जो जो सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। एक
तुम आपका जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, और एक पैरेलल सिरा विन्यास होता है या समांतर सिरा विन्यास होता है। समांतर सिरा विन्यास में जो सिरा विन्यास होता है, पत्तियों में अगर ये पत्ती है तो उसमें विन्यास ऐसे होता है, सीधे खड़े खड़े विन्यास होता है। पंखुड़ियाँ क्या है, जो पंखुड़ियाँ जो फूल रहेंगे उसमें ऊपर के भाग जो रहती हैं पंखुड़ियाँ रहती हैं, पेटल्स बोलते हैं इन्हें। अब आगे के शब्दों को देख लें। पर्णवृत्त, पर्णवृत्त क्या है, पिट्यूल, वे भाग जो तने से लगा रहता है, जो पत्तियों को वह भाग जो तना से लगा रहता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है, पत्तियों का प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जिस प्रकार बनाती हैं, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। जालिका रूपी सिरा विन्यास, सिरा विन्यास हमने जैसे मैंने बताया 2 प्रकार की होती हैं, एक समांतर जैसे मैंने पहले बताया, और जालिका रूपी। जालिका रूपी में पत्तियों में जैसे एक मेन सिरा से कई जालिका के रूप में सिराएँ निकली रहती हैं, इन्हें जालिका रूपी सिरा विन्यास बोलते हैं। बादल, बादल जिससे बोलते हैं कैलिक्स को बोलते हैं, जो फूल होता है उसके नीचे पार्ट आप हरे हरे देखेंगे, वो जो होते हैं बादल होते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर मतलब स्टेमन, जो फूल होता है उसमें जो 4-5 फूल आप पंखुड़ियों को हटाने के बाद देखेंगे तो वो पुंकेसर होता है। मूसला जड़, मूसला जड़ क्या है, जड़ें 2 प्रकार की हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। मूसला जड़ वह है जो जिसमें से पहले एक मेन रूट रहता है, फिर उसमें से कई और जड़ें निकली रहती हैं, जिसमें एक मेन रूट हो वो मूसला जड़ है। यह गहराई तक जाते हैं मूसला जड़। वाष्पोत्सर्जन क्या है, अब वाष्पोत्सर्जन, जल की बूंदों पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल की बूंदों का पत्ती से वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। वृक्ष क्या है, बड़े पौधे जो हैं वो वृक्ष होते हैं, जो बहुत ऊंचे सुदृढ़ होते हैं। सिराएँ क्या हैं, जो पत्तियां होती हैं, और हर जगह जैसे हमारे बॉडी में नसें रहती हैं वैसे पौधों में सिराएँ रहती हैं। इसमें भी वेन्स बोलते हैं, उसमें भी वेन्स बोलते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जैसे पत्तियां में हम देख सकते हैं, जैसे ये मेन सिरा, फिर इसमें से कई सिराएँ बटी रहती हैं, कुछ और दूसरे पैरेलल होता है एक। अब इस पाठ का सारांश हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने तथा शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। 3 प्रकार की पौधे होते हैं, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं, तने पर ही पुष्प, पत्तियां एवं फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त एवं फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी तथा समांतर हो सकता है, मैंने ऊपर अभी सब बताया है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन किए द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं, वाष्पोत्सर्जन की यह प्रक्रिया है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाती हैं। हरी पत्तियां पौधों में भोजन बनाती हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी से दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मिट्टी में पौधों को दृढ़ता से जमाए रहती हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया आपको ऊपर। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त वाले पत्तियों के पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। मैंने ऊपर सभी ये बताया है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियां और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह, दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर हैं। पुष्प के ये सब मेन भाग होते हैं और इनके अंदर भी कई भाग होते हैं। तो हम ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।